हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। आगे बात करते हैं हम लोग सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस। इनकी सामाजिक जिंदगी कैसी थी। बेसिक यूनिट अभी भी परिवार ही था। फैमिली स्टिल रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ वैदिक सोसाइटी। लेकिन अब परिवार कितना बड़ा होगा और कैसा होगा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। लेटर वैदिक पीरियड टाइम पर जो परिवार था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जहाँ पर 3 से 4 जनरेशन साथ रहती थी। क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसे 3 से 4 जनरेशन कब साथ रहती है? जैसे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडमदर, फिर आपके ग्रैंडफादर और दादी, फादर, मदर और इनके बच्चे जो कि आपके चाचा चाची, ये सब जो होंगे, फिर उनके बच्चे, ये आप और आपके भाई बहन, और फिर आपके एक कज़न। हो गई 4 जनरेशन, 1 2 3, आप और आपके कज़न। ऐसे ये एक ही घर परिवार में साथ रहने लगे। फैमिली ट्री बन गया पूरा इस टाइम पर। ज़्यादा मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड हो गया। हाँ, तो जनरेशन लिविंग टुगेदर 3 और 4 जनरेशन, जॉइंट फैमिली सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो रो ऑफ हर्ट्स जो मिले हैं। अब ये हर्थ क्या होता है, मतलब एक तरीके से जो फार्मिंग करने के लिए जो यूज़ होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, खेतों को बोला जा रहा है। फार्मिंग के टाइम पर, और यहाँ पर जो ड्वेलिंग्स हो सकती हैं वहाँ पर घर वगैरह और खेत वगैरह बिल्कुल पास जहाँ पर होते हैं, उसको रो, मैं बताता हूँ आपको, रुको। ये इस लाइन में आपके घर हैं, बगल में खेती बाड़ी करने दूर क्यों जाएंगे बताओ? पास ही करेंगे ना। इनको तो वैसे भी फ्रेश सेटलमेंट की तलाश थी जहाँ पर कोई ना रहता हो, नदी वदी के किनारे फर्टाइल रीजन मिल जाए, गृहस्थी बसा कर ये रहने लग जाएंगे। बीच में बन रखे हैं इनके घर, बगल में सेटलमेंट। ये डिस्कवर हुए हैं एट इस तरीके से, जो ये घर परिवार इनके साथ में रह रहे हैं। तो ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि लोग एक ही घर में ना रह रहे हो, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह यहाँ पर डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग काफ़ी कम देखने को मिली है। तो वो एक ही जगह में रह रहे हो। जैसे आप एक ही कॉलोनी में, या फिर घर जोड़ जोड़ के आपके चाचा चाची मामा मामी सब एक ही लाइन से रह रहे हो। वो पूरा मोहल्ला आपका है, वो पूरा इलाका आपका है, जिसमें आपके बड़े सारे लोग रहते हैं, वो आपके फैमिली सिस्टम के ही पार्ट है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर और इस तरह की सोसाइटी हमें देखने को मिली है अतरंजी खेड़ा में और आई छत्रा, ये दोनों जगह वेस्टर्न यूपी में है। दे शो डैट दीज वर मेंट फॉर कम्युनल फीडिंग और फॉर कुकिंग द फूड फॉर लार्ज फैमिलीज। इतनी बड़ी जगह थी, इतने सारे घर थे और इतने सारे एग्रीकल्चर फील्ड के पास थे कि डेफिनेटली बड़े सारे लोगों को साथ में फीड करने के लिए ये जगह काफ़ी थी। और इसके बेसिस पर इन्फ्रेंस ये लगाई जाती है, एक अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि हाँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम था और काफ़ी बड़ा था, जिसमें 3 से 4 जनरेशन साथ रहती होंगी। अब साथ रहती होंगी तो ज़रूरी नहीं कि एक ही घर में रहती होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रोज ऑफ हर्थ की जो बात चल रही है कि अगल बगल में घर भी हो सकते थे, या फिर चिपके हुए घर एक दूसरे से हो सकते थे, 3 से 4 घर, 5 घर बनाकर। ओके, उसके बाद कुछ और जानते हैं इनकी सोशल लाइफ के बारे में। परिवार में जो पिताजी की जो अथॉरिटी थी, पैट्रीमोनियल सिस्टम जो था, ये डेवलप हुआ। एंड वेमेन वर जनरली कन्फाइंड टू हाउस होल्ड कोर्स
एंड सबऑर्डिनेट पोजीशन। अब इनकी ज़िंदगी खराब होना शुरू हो गई, अब इनको घरेलू काम करने पड़ेंगे, ऐसा ये ज़माना स्टार्ट हो गया। तो एज़ कम्पेयर टू अर्ली वैदिक एज यानी कि ऋग वैदिक एज, जितनी इज्जत और इम्पोर्टेंस औरतों को मिलती थी समाज में, वो मिलना ख़त्म हो गई। और जो सती और चाइल्ड मैरिज का जिक्र तक नहीं होता था अर्ली वैदिक टाइम पर, वो यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे, शुरुआत उनकी हो जाएगी। हालांकि वो रेयर इंस्टेंसेस हैं, लेकिन फिर भी देखने को मिलेंगे। और ये आगे चल के तो आपको पता ही है कितने बढ़ते चलेंगे, जो कि फाइनली आधुनिक भारत में जाकर फिर ये ख़त्म होते हैं, है ना। राजा राम मोहन रॉय और ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट निकाले, सती एबॉलिशन एक्ट वगैरह, उन सब के थ्रू, चाइल्ड मैरिज एबॉलिशन एक्ट। तो इन वन टेक्स्ट, एक टेक्स्ट मिला हमें लेटर वैदिक एज का, उसमें बोला गया कि विमेन हैव बीन काउंटेड एज अ वाइस अलॉन्ग विथ डाइस एंड वाइन। मतलब वो घरेलू काम करने के लिए घर की नौकरानी है, बच्चे पैदा करने की मशीन है, पैरों की जूती है, और सुख प्राप्त करने की चीज़ है। अच्छा चलो ठीक है, इतनी बुरी हालत तो नहीं थी अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पर, लेकिन मुझे एक बात बताओ, फिर भी क्या डॉटर की चाहत होती थी? हवन यज्ञ में या कहीं पर किसी टेक्स्ट में लड़कियों को मांगा जाता था क्या? हमने पढ़ा था क्या कुछ ऐसा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लड़कियों की चाहत, बच्चियों की चाहत नहीं थी, है ना, कि वो मांगा जाए। सन को प्रेफर करा जाता था, राइट। उसका एक रीज़न ये बताया गया था कि युद्ध भूमि में लड़कियां नहीं जा सकती, वो इतनी सक्षम नहीं है लड़ने के लिए, और फिर कोई ना कोई परिवार को हराकर ओवरटेक कर लेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि औरतों को, चाहे सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो कितनी ना हो, औरतों को अच्छी पोजीशन समाज के अंदर नहीं मिल रही है। तो इन अनदर टेक्स्ट, अ डॉटर हैज़ बीन सेड टू बी द सोर्स ऑफ ऑल द सॉरोज, कि बेटियां जब घर में पैदा होती है तो वो मनहूसियत लेकर आती है, दुखों का कारण ही यही है, इनका बोझ उठाना पड़ता है। देख रहे हो लेटर वैदिक टेक्स्ट कितने कठोर, कितने क्रूएल और कितने ज़्यादा अपमानजनक बातें कर रहे हैं एक विमेन की, एक फीमेल की पोजीशन को डीमीन करने के लिए। तो असेंबलीज वर देन डोमिनेटेड बाय द नोबल्स। आपको पता है ना, पहले जाके औरत भी एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनती थी अर्ली वैदिक टाइम पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है। और जो पावरफुल मैन जो होते थे एंड नोबल्स, दे वर अलाउड, एंड विमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड द असेंबलीज। औरतों को अलाउ ही नहीं करा जाता था कि वो असेंबलीज को अटेंड भी कर सके। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस फ्रॉम द ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल डिफ्रेंसिएशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ण सिस्टम। लेटर वैदिक पीरियड सोसाइटी के टाइम पर क्लियरली 4 वर्णा सिस्टम इमर्ज हो गए थे। अब ये प्रोफेशन के बेसिस पर नहीं, कास्ट के बेसिस पर सोसाइटी को सेग्रीगेट करेंगे। ब्राह्मण, रजन्यास या फिर क्षत्रिय, राजन्यास या फिर क्षत्रिय, राजा, वैश्यास एंड शूद्र। अब ब्राह्मण की पावर क्यों बढ़ती चली गई? एक तो इन्हीं की कम्युनिटी से जो लोग थे तो राजा को चुनवाते थे, वो कौन थे? पुरोहित, राइट। किंग मेकर ये है, इसका मतलब पुरोहित को मैं ऐसा कह सकता हूं इस टाइम पर, किंग मेकर है ये। राजा को बना भी सकता है और उजाड़ भी सकता है, राइट। उसके बाद ब्राह्मण जो थे, यही तो वो लोग थे जो सारे के सारे सेक्रीफाइसेस, हवन और यज्ञ वगैरह मंत्र का उच्चारण करते थे। एक राजा को भी जब राजगद्दी पे बैठना है, और जब ये वो 3 प्रकार के जब ये वो यज्ञ करवा रहा है, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इसके बिना तो श्रेया राजा की गद्दी है ही नहीं। इसका मतलब वो बन ही नहीं सकता, उसका राज्याभिषेक हो ही नहीं सकता, उसकी अथॉरिटी हो ही नहीं सकती पावरफुल, है ना। तो ये सेक्रीफाइसेस करवाते करवाते ये सबसे टॉप पे पहुंच गए, ठीक है। वाइल द पोजिशन ऑफ द शूद्र डिटेरियोरेटेड एज दे वर ऑर्डेन्ड, मतलब उनको एक कन्फाइन करा गया, उनके बुद्धि में डाल दिया गया कि वो बाकी जो 3 वर्णा के जो लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करेंगे, उनकी गुलामी करेंगे। एंड दे वर डिनाइड ऑल द प्रिविलेजेस, इवन दे कुड नॉट रिसाइट द गायत्री मंत्र। अगर ऐसा उन्होंने करा तो उनकी जबान पर गरम गरम कोयला रख दिया जाएगा, और जिस कानों से अगर उन्होंने मंत्रों का उच्चारण सुना तो गरम गरम शीशा पिघलाकर उनके कानों में डाल दिया जाता था, याद है।
तो अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो कि इस टाइम पर आया, डेट वॉज आश्रम और द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। 4 आश्रम होते हैं, है ना? ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ, हाउस होल्डर, वानप्रस्थ, हार्मिटेज। इसको हम लोग कहते हैं कि आपने पार्शल तरीके से एक छोड़ दिया दुनियादारी को, संन्यास ले लिया है। एंड 4th स्टेज इज कंप्लीट सन्यासी। तो टुगेदर विद वर्ण, लेटर वैदिक सोसाइटी जो है, इट केम टू बी नोन एज वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी। यानी कि जो जिस कुल में पैदा हुआ है, जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है, उसका धर्म क्या कहता है कि तुम अपने वर्णों के साथ स्टिक रहो और आश्रम सिस्टम को फॉलो करो। लेकिन आश्रम सिस्टम क्या ये औरतों के लिए और शूद्रों के लिए पहले भी थे क्या? अर्ली वैदिक टाइम पर औरतों को फॉलो करना पड़ता था क्या आश्रम सिस्टम? नहीं, उनके लिए तब भी नहीं थे। हालांकि आश्रम या फिर 4 स्टेजेस प्रिस्क्राइब तो करे गए थे, लेकिन रिलीजियसली इनको सच्चे श्रद्धा से कोई फॉलो नहीं करता था। क्यों? इतना आसान नहीं था फॉलो करना, राइट? ठीक है। उसके बाद जो अपर 3 क्लासेस थी, किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, है ना? इनको बोला जाता था दे वर द्विज, ट्वाइस बॉर्न, एंड दे डिसमिटेड अगेंस्ट बोथ द शूद्र एंड द चंडालास। एंड चंडालास हम लोग किसको कहते हैं? एशियन इंडियन हिस्ट्री में हमने पढ़ा था इसको, किसको कहते हैं? अतिशूद्र। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना। अच्छा, मुझे ये बताना, ये द्विज या फिर ट्वाइस बॉर्न का मतलब क्या होता है अगर कोई आपसे पूछ ले तो? अरे वो तो ठीक है मेरी माँ, लेकिन कैसे? दूसरा जन्म कैसे हो सकता है? क्या होता है? कौन सी ओकेशन होती है जब आप क्या पहनते हो? क्या पहनते हो आप? जनेऊ, वाइट थ्रेड। वाइट थ्रेड पहनना किसको अलाउ नहीं था? और चंडालास को। औरतें पहनती हैं वाइट थ्रेड, जनेऊ, क्यों? एक बात, जब मतलब तुम देखोगे भी कैसे? नहीं, और मतलब कैसे देखोगे तुम औरतों को जनेऊ पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है? नहीं होता है। औरतों में अलाउ नहीं होता, ये नहीं पहना जाता। और जो जनेऊधारी होते हैं, जैसे कुणाल अपने दादाजी थे, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, वॉशरूम जाते हुए, नहाते हुए, पूजा पाठ करते हुए, है ना? जैसे आपको पता होगा, श्रेया पंजाब से हो या फिर आप मयूर, आपको भी पता होगा, जो सरदार लोग होते हैं सिखिज्म के अंदर, जब वो अमृत चख लेते हैं, उनको भी ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है जैसे हम लोग जनेऊ को पहनने के बाद बिल्कुल सीरियस हमें एक जीवन का पालन करना पड़ता है, राइट? देखो कंपलसरी नहीं होता। देखो मैं एक बात बताऊं यार, वो ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है और अगर आपको ये लगता है कि आप ऐसी एक स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच चुके हो जिसमें अब आप अपने जीवन को धार्मिक एक पाथ पर लेकर आ जाओगे और आपसे अब कोई गलती नहीं होगी जिससे आप अब आपके देवी देवता नाराज ना हो जाएं या आप यूनिवर्स को नाराज ना कर दो, तब आप इसको अपना सकते हो। देयर इज नो कंपल्शन। बहुत लोग होते हैं मरते दम तक भी वो ना ही अमृत चखते हैं विद इन सिखिज्म और ना ही कभी जनेऊ पहनते हैं विद इन हिंदुज्म। वो माना जाता है कि उसका अपमान नहीं होना चाहिए फिर किसी भी जगह से, उसके कुछ रूल्स होते हैं। फिर वो जैसे यार एक बार बताओ, लोग तो आजकल शादी को भी सीरियसली नहीं लेते ना। जो पंडित उच्चारण करते हैं, और आपको पता है हर एक फेरे के अंदर एक जो वचन होता है, तो वो ना आपको आपके स्पाउस से जोड़ता है एक्चुअली वो। और अगर आप किसी भी रिलीजन के हो, वहाँ पर जो भी आपसे अगर आप इस्लाम मुस्लिम रिलीजन से हो, इस्लाम से हो, तो वहाँ पर जो मौलवी जो कुछ कह रहे हैं, आप सिखिज्म रिलीजन से हो तो गुरुद्वारे वालों ने अगर कुछ कहा, वहाँ पर पंडित ने कुछ कहा, हिंदू सोसाइटी से हो, अगर आपकी चर्च में शादी हो रही है, तो ये प्रेयर्स मायने रखती है एक्चुअली, तो उसको सीरियसली लेना पड़ता है। तो ऐसी जनेऊ पहनने की ओकेजन होती है और अमृत चखने की ओकेजन होती है।
और जैसे मैंने वो भी बताई थी श्रेया, आपको याद है वो बैप्टिज्म वाली ओकेशन, वो आमिर खान उस दिन मैं पीके में दिखा रहा था, वो प्रीस्ट डुबकी लगवाता है उसका पानी के अंदर, है ना, उनका नामकरण होता है ना क्रिश्चियनिटी के अंदर, बैप्टिज्म कहते हैं जिसको हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रहे थे उस दिन उसको, पोर्चुगीज के कंटेक्स्ट में, इसमें याद है ना। तो एजुकेशन जो थी इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द द्विज कास्ट एंड बिगेन विद द इन्वेस्टिचर सेरेमनी। इसका मतलब क्या होता है, वेयरिंग ऑफ सीक्रेट थ्रेड, जनेऊ पहनना, जिसको उपन्याय भी कहते हैं। ऑल्दो विमेन वर ऑल्सो इनिशिएटेड एट दैट टाइम। कभी कभार इन सेरेमनीज में औरतों को भी बुला लिया जाता था, लेकिन ऐसा मत समझना कि कभी के जनेऊधारी औरतें भी होती हैं और ये परंपरा चली आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। करने को देखो एक बात बताता हूँ मैं, करने को कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पृथ्वी पे कभी किसी लड़की ने जनेऊ पहना ही नहीं होगा। अब ज़रूरी है कि उसकी ओकेशन वो तभी पहने। कई लोग होते हैं ना, जैसे क्या करते हैं इसमें, वो अपने आप को सेटिस्फाई देते कर लेते हैं कि मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है ना। डिफरेंस क्या होता है, जैसे मतलब मान लो कोई एक लड़की है, वो जिद्दी है, वो ये बोल रही है, कोई सरदारनी है मतलब मान लो, और उसकी मुझसे शादी हो गई, वो ये बोल रही है, अब मैं उसको मंदिर लेकर जाना चाहता हूँ, मैं उसके गुरुद्वारे भी जाता हूँ, जो भी है, वो मुझसे बोल रही है कि जब मेरे पीरियड चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर हमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है, तो तुम अपने मंदिर में आने के टाइम पर मुझे ये क्यों सिखाते हो कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारी चल रही हो तो तुम यहाँ पर एंटर मत करना मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर। अब मैं उसको कहूँ क्योंकि ये हिंदुज्म के अंदर रूल्स होते हैं और वो तुम्हारे सिखिज्म के अंदर रूल्स हैं। अब आर्ग्यूमेंट तो इस बात तक भी जा सकती है मयूर के धर्म तो धर्म होता है, अगर एक जगह पर जो चीज़ अलाउड है तो वो दूसरी जगह में मैं क्यों मानूं। आर्ग्यूमेंट तो इसके ऊपर कितनी भी खींच सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की जो विमेन है, कितनी बड़ी डिबेट चली सबरीमाला मंदिर में टेंपल एंट्री के लिए, या फिर शनि शिंगणापुर टेंपल में तेल सरसों का तेल चढ़ाने के लिए शनिदेव महाराज पे, चला कि नहीं चला ये बताओ। अब कोर्ट ने भी एक झटके में तो नहीं दे दिया था फैसला, कोर्ट ने भी अलग अलग एंगल से सोचा कि नहीं सोचा। आपको पता ना वो एंगल उनका कि वो ब्रह्मचारी थे, आई थिंक लॉर्ड अयप्पा का नाम आया था, है ना, कि वहां पर उनकी मूर्ति को छूना वर्जित है। अब बड़े सारे महान जो शिवलिंग है वहां पर आप जानते होगे, औरतें उन प्रेमाइसेस के अंदर नहीं घुसती हैं। जैसे उज्जैन के अंदर जब भस्म आरती होती है, विमेन आर नॉट अलाउड टू टच द शिवलिंग, और त्र्यंबकेश्वर के अंदर ये माना जाता है, पंडित उतर के कहते हैं कि मेन जो जहां शिवलिंग है उस प्रेमाइसेस के अंदर, उसको अगर औरत ने कभी टच कर लिया तो खेल खत्म हो जाएगा दुनिया का, सब बर्बादी छा जाएगी। अब अलग अलग नियम है, अलग अलग रूल्स हैं उसके। अब वही चीज है, जो चीज सोसाइटी में सोशल ऑर्डर के टाइम पर सोशल ऑर्डर की वजह से चली आती है, तो वो नेचुरली वो सबको सही लगने लग जाती है आगे चलते चलते। अब ह्यूमन राइट्स को वॉलेट करते हुए सती प्रथा भी तो फॉलो होता ही था ना, बताओ, उसको भी तो धार्मिक माना जाता था। इंसान की बलि देना बहुत बार धार्मिक माना गया है अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर, और बलि दी भी है इंसानों ने इंसानों की, राइट। तो दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज बिगिनिंग ऑफ इम्पोजिशन ऑफ डिसेबिलिटीज ऑन द शूद्र, एज वेल एज बिगिनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रिचुअल पॉल्यूशन। और प्योरिटी वाले कास्ट कौन, हमने क्या पढ़ा था सोशियोलॉजी के अंदर, प्योरिटी कास्ट कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और पॉल्यूटेड कास्ट किसको माना जाता है, शूद्रस को। और आपको पता ना इसके लिए थ्योरी दी थी, और इसके लिए अलग अलग कंसेप्ट्स भी आते हैं। जैसे कुछ शूद्र अपने इस सोशल ऑर्डर के तबके से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे मयूर, तो दे अडॉप्टेड एंड फॉलोड द पाथ ऑफ संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन के अंदर क्या होता है, श्रेय सुना है कभी आपने टर्म कि क्या होता है निर्वैर, संस्कृताइजेशन?
क्या नहीं, कन्वर्जन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके खिलाफ भेदभाव आपके गांव में हो रहा होगा, आपके एक रीजन में हो रहा होगा, जिसमें सब लोग ये जानते होंगे कि श्रेया का ये सरनेम है, तो इसलिए इस वजह से शूद्र है। अब जो उसके बच्चे होंगे, जो खानदान है इनका पूरा, ये सब लोग शूद्र है मान लो, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे उस चीज़ से परेशान होते होते कि अगर मैं अपने गांव को छोड़कर स्टेट ही बदल लूँ, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया ही आ जाऊँ, तो आपको कौन पहचानता है? तो आप क्या करोगे फिर उस रीजन में जाने के बाद, या तो ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य सरनेम अडॉप्ट कर लोगे। जनरली तो ब्राह्मण ही करोगे। जब सरनेम अडॉप्ट करनी ही है तो कौन आपको नई रीजन में पहचान रहा है? तो आप अपनी नई सरनेम अडॉप्ट कर लोगे कि श्रेया मिश्रा, ठीक है, श्रेया अग्निहोत्री, जो कि उस रीजन में फेमस होंगे और जो ऊंचे तबके के लोगों के साथ जुड़ी हुई, मतलब जो कास्ट होगी, ठीक है। अब उससे क्या होगा, आप जब नई जगह पर जाओगे, मेंटली अपने आप को इस चीज के बेसिस पर सेटिस्फाई कर पाओगे कि अब इस रीजन में मुझे शूद्र नहीं समझा जाएगा, एंड आई विल नॉट बी टॉर्चर्ड, और मुझे किसी भी प्रकार की सामाजिक डिसेबिलिटीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ गए? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृताइजेशन। यानी कि राइजिंग द लेडर ऑफ द सोशल ऑर्डर बाय चेंजिंग योर रीजन एंड along with that changing your caste, so that you are not a sufferer of social disabilities anymore. Okay? फिर institution of gotra appeared in the later Vedic culture. Literally it means cow pen or the place where cattle belonging to the whole clan are kept. बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये आगे चलकर बना कि आप कौन से कॉमन एंसेस्टर से निकले हो। वो जैसे आप जब मंदिरों में पूजा करवाते हो तो पंडित जी कहते हैं ना कि अपना नाम लीजिए, अपने पिताजी का, माता पिता का नाम लीजिए, अपने कुल का नाम लीजिए, अपना सरनेम लीजिए, फिर अपने गोत्र का नाम बोलिए। अब हो सकता है कि आप में से बड़े सारे लोगों को अपना गोत्र पता हो और गोत्र ना भी पता हो। तुम्हें पता है कुणाल अपना गोत्र? श्रेया आपको पता है अपना गोत्र? नहीं? कुणाल अपना गोत्र उपमन्यु है। तो मैरिज बिटवीन पर्सन्स ऑफ द सेम गोत्र वॉज फॉरबिडन। जब पंडित जी आते हैं ना, कुंडली देखते हैं, आप भले किसी से कितना भी प्यार कर लो, अगर गोत्र अगर सेम हो रहा होगा ना, पंडित मना कर देंगे, शादी नहीं टिक सकती, ये शादी नहीं हो सकती। गोत्र के हिसाब से ये दोनों भाई बहन हैं। तो देयर वर लेजेंडरी सीट्स, इसलिए तो कहते हैं सेम सरनेम में शादी नहीं होती है। जैसे कभी कभार जरूरी नहीं है कि अगर मैं दुबे हूं तो मेरी बंदी भी अगर दुबे हो तो शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। गोत्र मैच करवाने पड़ेंगे पहले। अगर वो गोत्र के हिसाब से भी अगर सेम हुई तो फिर दुबे में शादी नहीं हो सकती। ये तो सरनेम हो गया, लेकिन फिर गोत्र जब मैच करवाए जाते हैं तो गोत्र में अगर वो सेम मैच कर रहा है और फिर सरनेम भी अगर सेम मैच कर रही है तो फिर वो शादी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि गोत्र के हिसाब से फिर हम दोनों भाई बहन हुए और ये शादी वर्जित है। तो देयर वर लेजेंडरी सीड्स सच एज कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, अगस्त्य, जिनके नाम पे अलग अलग गोत्र होते हैं। क्षत्रिय और वैश्य दे टुक द गोत्र नेम्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ ब्राह्मण, जो कि इनके घरों में पहले डोमेस्टिक रिचुअल्स जो थे, सेक्रीफाइसेस जो परफॉर्म करते थे। उसके बाद देयर इज अ मेंशन ऑफ द टर्म चंद्रयान। ये एक प्रकार की सजा होती थी ऐसे मर्दों के लिए हु आर मैरिंग वेमेन ऑफ द सेम गोत्र। समझ गए? मैंने अभी आपको बताया दुबे वाली बात। अब अपने घर वालों से कभी पूछ के देखना कि हमारा ये सरनेम है, मम्मी और पापा से पूछना जो भी है कि हमारे सरनेम है
अगर मैं बंदी भी यही सरनेम की ढूंढ लूँ, या बंदा भी अगर सेम सरनेम का ढूंढ लूँ, तो हमारी शादी होती है क्या? कभी कभार आपके खानदान में रूल होगा कि बिना गोत्रों को मैच करवाए ही मम्मी पापा कहेंगे सेम सरनेम वालों, क्या सेम सरनेम वालों के साथ हमारी शादी नहीं होती है। ओके, उसके बाद कास्ट एक्सोगेमी वॉज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस एंड रिजिड सोशल हिरार्की डेवलप्ड, जिसकी वजह से सोशल मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई जैसे पहले होता था। सोशल मोबिलिटी कैसे? अगर आप ब्राह्मण हो ऋग्वेदिक टाइम पर, ऋग्वेदिक पीरियड की बात कर रहा हूं, तो जरूरी है कि आपका बच्चा भी ब्राह्मण होगा? नहीं ना, क्योंकि वो कास्ट के बेसिस पे तो था ही नहीं, मेहनत और प्रोफेशन और हार्डवर्क के बेसिस पर मिलता था ना उसको वो टाइटल, हमने देखा भी था ना, प्रोफेशन के बेसिस पर। याद है इसमें एक लाइन आई थी कि मेरे पापा डायमंड मर्चेंट हैं, मैं ये करता हूँ, मेरी माता ये है, हाउस होल्ड मेकर है ना। एक घर के तीन लोग अलग अलग, तीन लोगों को प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। अब इस जमाने के अंदर बोल दिया गया कि आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो वही आपकी कास्ट है, वही आपका कुल है, और वही आगे चल के आपकी जनरेशन बाय जनरेशन बनती चलेगी। और कुछ जो क्राफ्ट ग्रुप थे जो कि क्राफ्ट सामान बनाते थे, दे मैनेज टू अटेन हायर स्टेटस। फॉर इंस्टेंस रतनकार, रतनकार कौन होते हैं? रतनकार कौन होते हैं? द चैरियट मेकर। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बेसिकली यहां पर कभी कभार जो मैंने आपको टर्म्स का एक बॉक्स बताया था ना, ये कि आप इसको आज के समय में अगर ऐसा सोच लो, कहाँ गया ये कुछ टर्म्स आपको उस ज़माने के हिसाब से याद करनी है, ठीक है? कि यानी कि ये नहीं कि आप आज जो सोचते हो कि आज ये टर्म यूज़ करी जाती है आप वो बोलो। तो द चैरियट मेकर्स, रतनकार, दे हैड द राइट टू वियर द सिल्वर थ्रेड, ये जनेऊ पहन सकते थे, ठीक है? एंड लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर कास्ट बिकेम वेरी रिजिड। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये प्रीस्ट, वॉरियर्स एंड रूलर्स, वैश्य, स्किल्ड ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड माइनर ऑफिसर्स, शूद्र, अनस्किल्ड वर्कर्स, पारिया, हरिजन या फिर अतिशूद्र, आउटकास्ट, अनटचेबल्स, और गांधी जी की लैंग्वेज में चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।